बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका साइज़ 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, यानी स्मॉल साइज़ का है और सॉसेजेस शेप का, जो सॉसेजेस हम खाते हैं उसकी शेप का स्ट्रक्चर है। इसके गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक ये मेम्ब्रेन है आउटर और एक ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इट इज़ अ 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कितने नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का डिपेंड करते हैं उस सेल की फंक्शनिंग पर। फॉर एग्जांपल अगर लिवर और मसल सेल्स हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा फंक्शनिंग कर रहे हैं। आपके पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन है जिसमें हम पढ़ते हैं क्रैब साइकिल जो है मोस्टली जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है वो यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो हमारे पास जितनी भी एरोबिक रिस्पायरेशन है, मतलब एटीपी फॉर्मेशन यानी डीपीएच फॉर्मेशन, वो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल चलता है। ये इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, यानी कि फूड की ब्रेक डाउन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी और वो ये एनर्जी को क्या करता है, ये एनर्जी जो एटीपी और एनएडीपी है, इस एनर्जी को एक इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टा में रन करता है। और जैसे जैसे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हमारे पास जिन जगहों में डेफिशिएंट है, एनर्जी डेफिशिएंट जगह है, वो भर जाती है, आगे वाली जगह रिड्यूस होती है, पीछे ऑक्सीडाइज होती है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी इस तरह और एटीपी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरी जगह। तो एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लिपिड्स माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसके अलावा आपके पास जो एनर्जी एटीपी की वजह से बनी है सेल के अंदर, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी रिलीज़ की है, उसको हम एटीपी कह रहे हैं, वो सेल के पास गई है बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल से बाहर निकली, सेल ने उस एनर्जी को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद कम कर दिया और एडीपी में कन्वर्ट कर दिया। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाएगा ये मॉलिक्यूल एटीपी का, तो दोबारा रिच हो सके एटीपी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेज आउटसाइड द सेल and once again it will be entered into the mitochondria inner membrane to get its energy back. अब हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ने हैं और उनके ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स पढ़ने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इट्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, कि वो कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स की डायग्राम आनी चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल किस शेप का है, कैसी डायग्राम्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास जो हैं हॉलो हैं अंदर से। ये देखो, ये जैसे आपके पास ये वाटर बॉटल नहीं है, ये वाटर बॉटल ये अंदर से हॉलो है, बाहर से गोल है, अंदर से हॉलो है। तो इसी तरह यहाँ पर एक एक अभी हम बनाएंगे माइक्रोफिलामेंट और डिफरेंट माइक्रोफिलामेंट्स ने जोड़कर ये गोल बॉटल बना ली और अंदर से वो खाली रह गई। इसी तरह आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं, हॉलो हैं, रिजिड हैं, 25 नैनोमीटर साइज़ है। अब हम एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं, अभी हम पढ़ेंगे बनती किस तरह है, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जब मिलती हैं तो साइटोस्केलेटन बनाती हैं, स्केलेटन बनाती है। साइटोप्लाज्म में जो पीछे बैक है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। ये देखिए ये सेल है, इसमें जो ये पीछे साइटोप्लाज्म है, कहते हैं ये जो बना हुआ है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। अभी हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स ने मिलकर साइटोस्केलेटन बनाया है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास अगर हम पढ़ें तो बनी किस तरह, अब क्वेश्चन आता है बनी किस तरह। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनती हैं, अल्फ़ा और बीटा दो पार्ट ज्वाइन होते हैं। अल्फ़ा और बीटा, एक जो है डार्क कलर का ले लें और एक बीटा ले लें, दो तरह के प्रोटीन डायमर कहलाएंगे। ये डायमर एक दूसरे के साथ यूँ कनेक्टेड होंगे, डार्क लाइट, एक अल्फ़ा का एक बीटा का, एक अल्फ़ा का एक बीटा का, एक अल्फ़ा का एक बीटा का, और ये कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनेंगे। इस तरह की 13 चेन्स मिलकर, इस तरह के 13, ये प्रोटोफिलामेंट्स भी नहीं कहेंगे हम, इन्हें हम प्रोटोफिलामेंट्स कहेंगे। ये लंबे लंबे फिलामेंट्स ज्वाइन होंगे इस तरह के 13, और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। और इस तरह के 13 जब मिलेंगे तो वो ये हॉलो स्ट्रक्चर बना लेंगे, 1 2 3, अंदर से खाली होगा। और अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज़ द हॉलो स्ट्रक्चर इनसाइड, ये देखिए अंदर से हॉलो है, और ये देखिए ये 13 माइक्रोफिलामेंट्स ने मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाई हैं। इसने क्या बनाई है, माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना लिया है आपके पास।
ये 13 माइक्रोफिलामेंट जुड़ी हुई हैं, एक डार्क एक लाइट, हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूबुलिन ने मिलकर ये एक चेन बनाई, ये दो इस तरह की 13 मिली और ये हॉलो स्ट्रक्चर बना जिसे हमने वाटर बॉटल बताई है जो अंदर से हॉलो होगी। अब हमारे पास फंक्शंस क्या हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आता है कि ये जितने भी गोल्जी वेसिकल्स की जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं ये निकलेंगे तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर से गुजरते हुए जाएंगे। दे कैन बी मूव अलोंग द आउटसाइड सरफेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर से गुजरते हुए जाएंगे, फिर हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचेंगे। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब है विद इन द सेल ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये इन्वॉल्व है। इनसाइड द सेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह इनसाइड द सेल ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल। किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ गोल्जी वेसिकल से कटा माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर से होता हुआ जाएगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुँचेगा। तो इंट्रासेलुलर क्यों है? विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये सेल के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो रही है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंच गया या आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर बाहर। तो ये हमारे पास किस तरह पहुंचा रहा है? बाय पासिंग फ्रॉम अलोंग द आउटसाइड सरफेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। दिस इज वन ऑफ द फंक्शन। द सेकेंड फंक्शन इज न्यूक्लियर डिवीजन। आपको पता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये बने हुए ही माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने हैं ये स्पिंडल फाइबर्स, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। इसके अलावा जो मेन फंक्शन है कि बीटिंग मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करता है माइक्रोट्यूब्यूल। क्यों हेल्प करता है? कि आप ये माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये बेंड हो सकते हैं पीरियोडिकली, आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये पीरियोडिकली मूव होते हैं। तो इसमें ये हमारे पास बीटिंग मैकेनिज्म टू मूव द थिंग्स, मतलब ये अपने बीटिंग एक्शन में हेल्प करते हैं, बेंडिंग एक्शन में हेल्प करते हैं कि बेंड कर सके, किसी भी चीज़ को मूव कर सके, आगे की तरफ ले जा सके। तो ये बीटिंग मैकेनिज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। किस चीज़ में? सीलिया के बीटिंग में। सीलिया और फ्लैजिला को बीट करता है, आगे से यूँ उसके सीलिया होते हैं, ये फ्लैजिला या सीलिया का जो स्ट्रक्चर है वो यूँ आगे और पीछे मूव कर सकेगा, आगे और यूँ पीछे मूव करेगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है सीलिया और फ्लैजिला, इस वजह से ये मैकेनिज्म शो कर रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स मौजूद है, मतलब जब मुझे चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल तो तब वो ऑर्गेनाइज करेगा भाई कि मैं बनाऊँ। अभी मोस्टली समझा जाता है, मैं आपको जर्नल स्क्रिप्ट में सेंट्रियोल्स समझे जाते हैं। सेंट्रियोल्स ये जो ये यहाँ पर हैं ये सेंट्रियोल्स हैं, और ये समझे जाते हैं कि दिस मेक द माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू नीड प्रोटीन रिलीज होंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स जो हैं वो इनको मेंटेन करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स को, कि कितने उन्होंने बनाने हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स मौजूद होते हैं हमारे पास। यहाँ पर समझा जाता है सेंट्रियोल इज द माइक्रो, आपके सेल के अंदर समझा जाता है सेंट्रियोल इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। Centriole is the microtubule organizing center. So this was the functions of the microtubules. Hope so you got it. And this is the diagram. So this will be clear you about the microtubules. Thank you so much. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।